राइट, सो हम लोग कल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस देख रहे थे, राइट? तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों में से किसी ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए वहाँ पे डेटा कैंपिंग वर्क स्पेस पे, वहाँ पे उनकी? जी। ओके। यस सर, उसने। Yes, ma'am, मैंने ओके किया। सो दैट्स गुड। That's good. Yes. Not only that, it will help you earn some XP in the leaderboard. लेकिन उसके अलावा like लर्निंग के लिए भी मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था, स्पेशली फॉर द बिगनर्स, लाइक कि वहाँ पे आपको जो भी मिस्टेक है, आप साथ ही उसमें आपको पता लग सकता है कि आपके कोड में मिस्टेक क्या है, करेक्शन हो जाएगी आपकी। और लर्निंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सही था। एनी हाउ, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द एक्सपोनेंशियल। हम लोग ये बात कर रहे थे कि पॉइसन से ये थोड़ी डिफरेंट है, लाइक इसमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, और ये बता रही है कि दो पॉइसन इवेंट्स के दरमियान में प्रोबेबिलिटी कितनी है टाइम की, ठीक है? तो इसलिए कंटिन्यूस होगा, और इसको भी लैम्डा से ही हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो यहाँ पे जैसे उसने शो करवाया था कि कस्टमर सर्विस टिकट की अगर हम बात करके, अगर हम ये कह रहे हैं कि एक कस्टमर सर्विस टिकट हर 2 मिनटों में ऑन एवरेज क्रिएट हो रही है, तो जो एक्सपोनेंशियल के केस में जो मतलब हमारे पास आएगा ना लैम्डा, वो क्या होगा, दैट विल बी 1 के 1 मिनट का निकालना है हमने, ठीक है? तो 1 मिनट में फिर जैसे 2 मिनटों में एक हो रही थी, तो 1 मिनट में फिर ऑफ कोर्स वो 0.5 होगी। तो उस हिसाब से उसने 11.5 करके इसको निकाला हुआ है। अच्छा, कल इसमें ये चीज़ तो मैं देख रही थी कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम लेमडा की वैल्यू देखते हैं तो इतना फर्क हाइट पे फिर भी इस चीज। तो एम ऑडिबल नाउ? हेलो? जी। जी मैम, आ रही है बात। ओके ओके, सो बीच में आई थिंक आई गॉट डिस्कनेक्टेड। तो ओके, सो हम कहाँ पे थे? ओके, सो आई वाज सेइंग कि जो लेमडा के, मैं कल बात कर थी कि लेमडा जो है वो इतनी लाइक वो हाइट को शायद इतना लाइक वो पीक को इतना वो डिस्ट्रीब्यूट शेप को नहीं कर रहा, लेकिन असल में ये स्टीपनेस को इन्फ्लुएंस तो कर रहा है ना। सो वी विल से कि हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी लेमडा अफेक्ट करता है शेप को, बिकॉज स्टीपनेस को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है फिर भी। जैसे यहाँ पे देखें तो बेशक वो लग ही रहा है कि कोई इतनी खास पीक मतलब वो बन नहीं रही, तो लेकिन क्योंकि जहाँ से वैल्यू थी वहाँ पे थोड़ी सी स्टीपनेस उस हिसाब से है, ठीक है? यानी 1.5 वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी स्टीपनेस कम है एज कम्पेयर टू जो 0.5 थी उसकी ज़्यादा है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि लेमडा शेप को इन्फ्लुएंस कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी, राइट? राइट। अब
जो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की भी वो भी सीधा सही, जैसे हमने देखा था पहले भी कल के पॉइसन में केस में परिमेंट की एवरेज बता रहे थे। यहाँ पे हम बताएंगे कि टाइम, दो पॉइसन इवेंट्स के दरमियान का टाइम, तो वो उसने 1/, 0.5 करके टू कर लो, यानी कि जो लेमडा की वैल्यू इस केस में 1 ईच मिनट के हिसाब से हमने देखा था कि वो, अगर फर्ज करें एक रिक्वेस्ट 2 मिनटों में कैटर की जा रही है, तो 1 मिनट में कितनी कैटर होगी? 0.5। तो इस केस में लेमडा की जो वैल्यू है वो ये होगी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, राइट। ओके। अब इसको निकालने के भी वही कैलकुलेशन का तरीके हैं जैसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हम इंपोर्ट यहाँ पे वही डिस्ट्रीब्यूशन का जो पर्टिकुलर इसका होगा मॉड्यूल वही इंपोर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे एक्सपोन है, और इसके लिए स्केल का फंक्शन यूज होगा पैरामीटर के तौर पे। स्केल में बेसिकली क्या है? 1/λ। ठीक। तो 1/λ यानी जो पॉइसन की डिस्ट्रीब्यूशन का लाइक वो लेमडा 1/λ स्केल होगा इसका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी। तो 0.5 हमने देखा था जैसे यहाँ पे 1 मिनट में, फिर वो जैसे 2 मिनट में एक कर रहा था तो 1 मिनट के अंदर उसका 1 का हाफ हो गया। ठीक है, तो 0.5 जो है वो रिक्वेस्ट 1 मिनट के अंदर आ रही है, तो वो जैसे उसने यहाँ पे किया है। तो स्केल की वैल्यू यानी इस केस में स्केल हम यूज़ करेंगे, हम एज इट इज़ लेमडा यूज़ नहीं करेंगे एक्सपोन में। ठीक है, और स्केल किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं? 1/λ। ठीक। तो 1/λ में इसकी वैल्यू 2 आई है। अब हमने जब भी लाइक जैसे अगर यहाँ पे देखें लेस देन का, ठीक है, तो लेस देन में निकालना था तो वही कि डायरेक्टली करेंगे एक्सपोंड और सीडीएफ, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग वैल्यू है हमारी, ठीक है, लेस देन 1 मिनट हमने निकालना तो 1 लिख दिया, और यहाँ पे स्केल देंगे, और स्केल क्या है? 1/λ, राइट। तो 1/λ जो वैल्यू थी वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी, और 2, ठीक है, जो स्केल स्केल की निकली थी हमारे पास, और फिर हमने इसका प्रोबेबिलिटी निकाली कि लेस देन 1 मिनट कितना वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब लेस देन 1 मिनट तो रिक्वेस्ट जो यानी हमारे पास पॉइसन इवेंट्स हैं कि रिक्वेस्ट कस्टमर रिक्वेस्ट क्रिएट होगी, तो उनमें लेस देन 1 मिनट में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दो कस्टमर रिक्वेस्ट क्रिएट हो। और अगर यहाँ पे देखा जाएंगे ग्रेटर ग्रेटर देन आ गया, तो फिर हमने 1 - एक्सपोन करना है, एंड रेस्ट विल बी द सेम इफ द कंडीशन इज द सेम, लाइक सी के सेम स्केल है वो सारा। ओके। और इसी तरह से अगर मुझे रेंज बतानी है, तो रेंज में मैं बता सकती हूँ, राइट। रेंज के लिए मैं क्या करूँगी कि वही जो ग्रेटर वाली होगी उसकी एक्सपॉन से सीडीएफ निकाल के, सीडीएफ से उसकी वैल्यू निकाल के उसे माइनस कर दूंगी दूसरी वैल्यू से। इट इज़ क्वाइट सिमिलर जस्ट लाइक वी हैव बीन डूइंग फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम इन अदर डिस्ट्रीब्यूशंस। थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे मैं स्केल लूंगी, ठीक है, और स्केल क्या है? 1/λ। ठीक है, और ऑलमोस्ट सेम। ठीक। तो अच्छा, इसके अलावा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में के अलावा भी एक और डिस्ट्रीब्यूशन भी है, वो है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है कि इसमें इसकी शेप लगती ऐसे ही है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। अब स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक अलहदा, जिसको टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह रहे हैं, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक अलहदा है, लेकिन दोनों की शेप बेल शेप्ड है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जी, इन दोनों में क्या डिफरेंस फील हो रहा है कि नॉर्मल में और स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में? वही अनम्यूट करके बताना है चाहेगा कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है इन दोनों में? सेम ही है। हाँ, लेकिन डिफरेंस तो है, तभी तो उसको एक अलग से नाम दे दिया गया टी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह रहे। सो देखने में क्या डिफरेंस, कोई कोई एक तो पॉइंट पता चल रहा है इधर से देखने में? में एक येलो है एक ब्लू है। हम्म।
ओके, ऑलराइट। इसके अलावा इसका एवरेज पीक पॉइंट का डिफरेंस है। एवरेज पीक पॉइंट, ऑलमोस्ट इट्स द सेम, जीरो पे ही है दोनों। एनीथिंग एल्स? ओके, चलें। तो बेसिकली अगर हम इसकी टेल देखें ना, यहाँ पे टेल्स देखें तो जो ये ऑरेंज वाला चल रहा है ये ऊपर है एज कम्पेयर टू जो ये नीचे वाली जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है वो नीचे है। ठीक है, टेल। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो सी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी टेल्स थिकर होती हैं। मतलब ये हमेशा ऊपर ही होगी इसकी टेल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। इसकी टेल्स थिकर है। ठीक है, इस टेल्स के थिकर होने से क्या होता है कि उतनी ही वैल्यूज मीन से दूर है। मीन सेम ही है ऑलमोस्ट, यहाँ पे उसने सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम की ही बनाई हुई है, लेकिन वो कह रहा है कि टेल्स थिकर है। और वो इसका मतलब ये है कि वो मीन से फिर ज्यादा वेरी कर रही है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इनका, यानी इनका फैलाव भी ज्यादा है। सही। तो बस ये एक डिफरेंस है कि इनकी टेल्स थिकर होती हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन में। सो इसलिए हमने इसको एक अलग से डिस्ट्रीब्यूशन का नेम दे दिया, विच इज स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब मज़ीद इसका देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को तो हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिफाइन करते थे, लेकिन जब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इसके लिए जो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये बता रहा होता है कि कितनी थिकनेस हो सकती है टेल की। ठीक है, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है या कम है, उससे असल में इसकी टेल की थिकनेस का पता चल रहा है। सही। अगर लो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, सो उसकी टेल उतनी ही थिकर होगी और वो उतनी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, यानी उतनी टेल ऊपर होगी इसकी। ठीक है। और जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते जाएंगे तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब होती जाएगी, क्योंकि उसकी टेल जो है वो थिन हो रही है। ठीक है, और वो नीचे आ रही है उसकी टेल। जैसे यहाँ पे ब्लू वाली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की थी, तो ये सबसे ऊपर है यहाँ पे टेल उसकी। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें ग्रीन वाली की, तो ग्रीन वाली जो है वो सबसे नीचे है उसकी टेल, राइट। ग्रीन वाले की, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतनी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब होता जाएगा। तो गॉट इट? यस मैम। ओके। सो इसके अलावा अगर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक और डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको चेक कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ी हैं, अगर उसको कोई रिकॉल करें तो रिसेंटली हमने इस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस का देखा था इन डिटेल। ठीक है, अभी हमने रिसेंट यहाँ पे आज जो की है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक। तो लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके नाम से पता चल रहा है कि वैसे उसके जो वेरिएबल्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन मतलब उन डाटा पॉइंट्स के जब उन वेरिएबल्स का हम लोग ले लेते हैं तो वो नॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है। तो उन वैल्यूज़ का मतलब कोई भी वैल्यूज़ थी हमारे पास, ठीक है, हमने उनका लोग लिया, तो देन वी हैव गॉट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मगर एक चीज़ ये देखें कि ये नॉर्मल तो है, लेकिन इसमें स्क्यूनेस है, राइट। ये कौन सी स्क्यूनेस है इसमें? फिलहाल इसमें जो ये केस उसने हमें दिखाया हुआ है। राइट। यस, यस, इसमें राइट स्क्यूनेस है। ठीक। तो जैसे इसमें डेली लाइफ से उसने काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो हम जो बेसिकली लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो करते हैं, जस्ट लाइक जो ब्लड प्रेशर, हम किसी भी पॉपुलेशन के सैंपल, मतलब एक ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है, सैंपल का कोई भी, मतलब हमारा स्पेसिमेन हो सकते हैं, जो भी एडल्ट लाइक पॉपुलेशन का देख लें या सैंपल का देख लें, तो उसमें भी लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रही होगी। इसी तरह से
जब हम नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस की बात करते हैं कि कोई भी आउटब्रेक हुआ है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस कितनी हुई पर्टिकुलर ईयर में, तो वो भी बेसिकली यही डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे होंगे। या लेंथ ऑफ चेस गेम्स को भी अगर देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली शो हो रही होती है। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चलो इसको एक हम्म, थोड़ा सा, यस, चलो अब इसको ज़रा हम एक थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं कि हम इसको कैसे कोड करेंगे। तो यहाँ पे उसने हमें जो प्रॉब्लम दिया हुई है कि आमिर डील्स के डाटा सेट है, ठीक है, हम देख रहे थे कि आमिर जो डील्स वगैरह उसकी हमने विन और लूज और कितने प्रोडक्ट्स और सेल कर रहा है और वो सारे हमने उसमें कॉलम्स देखे थे। तो अब वो ये कह रहे हैं कि यू वांट टू नो हाउ मच इट टेक्स हिम टू रिस्पॉन्ड टू अ लीड आफ्टर ही ओपन्स अप, कि कोई भी वो जो लीड है, लाइक उसने रिक्वेस्ट को ओपन अप किया है, तो वो उसे कितना टाइम लगता है कि वो उससे उसे सक्सेसफुली विन करे और उससे लीड ले, राइट, ऑन एवरेज। अब उसने एक एवरेज बताई हुई है कि ऑन एवरेज ही रिस्पॉन्ड्स टू वन रिक्वेस्ट पर 2.5 आवर्स। सो ये जो वन रिक्वेस्ट पर 2.5 आवर्स है, ये कौन सी वैल्यू है हमारे पास? ये हमारे पास लैम्डा वैल्यू हुई हुई ना, राइट? जी मैम। ओके, टू पॉइंट इन दिस फाइव एक्सरसाइज, यस, वन रिक्वेस्ट पर 2.5 आवर, ठीक है, उसने टाइम बता दिए कि हर पीरियड के इतने 2.5 जैसे घंटे गुजरते हैं, तो साथ ही एक रिक्वेस्ट होती है उसकी, ठीक है, जिसको वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, एक रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अब इस एक्सरसाइज में लाइक उसने कहा है कि हमें कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम की पासिंग बिटवीन आमिर्स रिसीविंग अ लीड एंड सेंडिंग अ रिस्पॉन्स, यानी कि अब इस पे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी? क्या मैं इस पे लॉग नॉर्मल लगाऊंगी, टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊंगी, या फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, या पॉइसन, कौन सी लगेगी इस पे? मैम, पाइथन लगेगी। पॉइसन। ओके, सो वो बेसिकली नहीं, पूछ ये रहा मैंने है। दूसरी एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट। ओके, सो यहाँ पे जो हमारे पास न्यू पार्टिसिपेंट्स है, सर अली, विल यू टेल? मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सो आई वुड लेट अदर्स टेल फिलहाल के लिए। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। मैम, इसमें उन्होंने वो टाइम लिमिट दे दी है ना, इस वजह से 2.5 आवर के। ओके, ऑलराइट। और मैं महानूर, आप क्या कहती हैं? एक्सपोनेंशियली होगा। एक्सपोनेंशियल, ओके, कैसे एक्सपोनेंशियल है? जी, मैडम टाइम की बात हो रही है इसलिए। ओके, ठीक है। हाँ जी, हाँ, कुछ मिक्स से मुझे मिले, राइट। लेकिन हाँ, इसमें कुछ ये चीज़ मैं मानूंगी बिल्कुल ठीक थी कि हम एक्सपोनेंशियल लेंगे। और कैसे ले रहे हैं देखें, ये तो लैम्डा ही बता रहा है, ये तो पॉइसन के लिए बता रहा है कि लैम्डा है वैल्यू, लेकिन लैम्डा में पता है कि हम उसे एक्सपोनेंशियल के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हमसे वो पूछ क्या रहा है, जो हमने बताना है, ठीक है, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइम्स। तो जब मैं दो पॉइसन इवेंट्स के दरमियान में टाइम बताना चाह रही हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना चाह रही हूँ, तो वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगी, क्योंकि मैं दो पॉइसन इवेंट्स के दरमियान का टाइम, यहाँ पे जो लैम्डा है ना, बेसिकली वो क्या है, वो तो पीरियड क्या बता रहा है कि हर 2.5 घंटे बाद वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि जो दो रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक ये रिक्वेस्ट थी और एक ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में कितना टाइम लगेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो अब मैं जो ये दो पॉइसन इवेंट्स के दरमियान के टाइम को की प्रोबेबिलिटी बताना चाह रही हूँ ना, तो इन दैट केस अब वो क्या है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
ओके, सो अब अ, मैंने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को ही इस पे अप्लाई करना है, ये थोड़ी समझ आ गई है ना कि हमने क्यों इस पे एक्सपोनेंशियल ही अप्लाई करना है। जी मैम। क्योंकि वो अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है, हम पूछ रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी अमाउंट ऑफ टाइम की पूछ रहा है, ठीक है। और लेमडा में अगर हम पॉइसन में देखें तो उसमें वो टाइम ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। हम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट देख रहे होते हैं कि भाई इतने, अगर हम 2.5 घंटे के पीरियड के, वो पूरा बता रहा है कि पीरियड कितना है, वो ये नहीं बता रहा कि 1 से 2 है, 2 से 3 है, 8 से 9, ये फिक्स टाइम नहीं बता रहा होता, वो सब पीरियड बता रहा है कि हर 2.5 घंटों बाद, हर 2.5 घंटों बाद, ठीक है, ये हो रहा है कि एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये तो हो गया पॉइसन का, वो जो पॉइसन नहीं कहेंगे इसमें, इसे ये कहेंगे हम कि ये लेमडा की वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये तो लेमडा बता रहा है। और अब आगे हमने जो निकालना है वो टाइम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किनमें, कि आमिर लीड और रिस्पॉन्स में, यानी दो पॉइसन के इवेंट्स हैं ये, जिसके दरमियान में हमने टाइम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ही लगेगी हमारे पास, ठीक। तो अब अगेन, अब उसने कहा है कि आमिर लेस देन एन आवर लगाए उस लीड को रिस्पॉन्ड करने में, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें एक तो पता है कि हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना और लेस देन एन आवर है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें पता है कि हम डायरेक्टली उसको CDF से निकाल सकते हैं। तो ओके, सबसे पहला स्टेप लाइब्रेरी इंपोर्ट करने का ही हमने यहाँ से अंदाज़ा लगाया, जैसे ही कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हमने साइड बाय स्टार से एक्सपोन को इंपोर्ट कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन एन आवर की, कि अ, ठीक है, कि एक लीड को रिस्पॉन्ड करने में उसको लेस देन एन आवर लगे, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बताएं मैं इसमें कैसे लिखूंगी। मैम एक्सपन डॉट CDF और फिर ब्रैकेट्स में पहले 1 फिर उसके बाद लैम्डा का 2.5। अच्छा, तो मैं यूँ लिख दूँ। जी मैम। हाँ, बाकी सब भी एग्री करते हैं ऐसा, या फिर इसमें कुछ चेंज करना है। मैम ये स्केल में आएगा ना 2.5, यस, दैट्स गुड, स्केल दैट्स स्केल गुड, का। राइट। यस, क्योंकि हमने देखा था कि हमने डायरेक्टली लैम्डा को अप्लाई नहीं करना, हमने उसमें स्केल के बेसिकली पास करवाना है। तो जब मैं स्केल पास करवाऊंगी, ओनली देन इट विल बी एबल टू कैलकुलेट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसे कंसिडर करेगा लाइक कि 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि अब उसको लेस देन एन आवर लगेगा, ठीक है, 1 घंटे से कम लगेगा, इसकी 0.3 प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, सो अब मुझे ग्रेटर देन फाइंड आउट करना है, किसी भी घंटे से ग्रेटर देन कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैम 1 माइनस और बाकी सेम ही। हम्म लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा, क्योंकि मैम वैल्यू वो थोड़ी डिफरेंट है। यस, 1 माइनस, ये हम सेम वही लिखेंगे, बस यहाँ पे हम उसने ग्रेटर देन 4 कह दिया, तो और हम यहाँ पे 4 कर देंगे। जी। यस, और क्योंकि सेम उसी ही प्रॉब्लम से निकाल रहे हैं, तो हमें पता है कि ये स्केल की वैल्यू भी सेम ही है। और राइट, सो हमारे पास यहाँ पे 0.20 आ गया, यानी ये 0.20 प्रोबेबिलिटी है कि 4 घंटे से ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो इसी तरह से 3 से 4 का अगर निकालना हो मुझे, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, यानी यहाँ पे 4 बड़ी वाली को पहले लिख दूंगी, और -3 स्मॉलर वाली है उसको बाद में लिख दूंगी, ठीक है। तो जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस की, जो मेरे पास CDF से मैंने उसके एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज निकाली हैं, ठीक है, तो ग्रेटर वाली में से लेसर वाली को, तो मेरे पास इस रेंज में, यानी 3 से 4 घंटे लगे उसको लीड रिस्पॉन्स और लीड के टाइम में, तो उसमें 0.09 प्रोबेबिलिटी है, या 0.01, 0.099 प्रोबेबिलिटी, राइट। सो ये था फिलहाल के लिए हमारा, जो हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का देख लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को, जो न्यू पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनको समझ लग रही है।
जी। मैम आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज आई थिंक वो हमने बीच में ज्वाइन किया था ना, तभी। हाँ, श्योर श्योर। ठीक है, टेक योर टाइम, बट बस जस्ट बी रेगुलर। लाइक आई बिलीव कि जब रेगुलर होंगे तो ऑटोमेटिकली देन यू विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग एज वेल। तो ठीक है, दैट्स गुड दैट यू गाइस आर अटेंटिव। मैं प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी नहीं आ जाएंगे, क्योंकि वो हम हाँ जी, फिर इंशाल्लाह। यस। ओके, चलें फिर मैं ना आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है, और वो इजी है रिलेटिवली। क्योंकि यहाँ तक थी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशंस बेसिकली हम लोगों ने तकरीबन काफ़ी हद तक कवर कर ली है। मतलब इतनी सारी देख ली हैं, तो अब डिस्ट्रीब्यूशंस वैसे तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन अभी तक के लिए अ, इतनी ही मतलब काफ़ी हैं कि हम लोगों ने काफ़ी देख ली है ऑलरेडी। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ तक कवर है इंट्रोडक्टरी के लिए, इंट्रोडक्टरी लेक्चर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कोरिलेशन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। हम लोगों ने कोरिलेशन को पहले यूज़ किया हुआ है, राइट? तो कोई रिवाइज करवाएगा कि क्या था कोरिलेशन? एनी आइडिया, कोई भी बात याद हो कोरिलेशन से रिलेवेंट? जी, मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी मैम। तो ये कोई याद आ रहा है कि कोरिलेशन कहाँ पे यूज़ किया था, क्या था इस हवाले से? मैम जब हम रिलेशनशिप फाइंड करना चाह रहे हो अपने टू वेरिएबल्स के दरमियान। हाँ जी, दैट्स गुड। ओके, ठीक, दैट्स गुड। यस, दैट्स अ नाइस पॉइंट टू रिमेम्बर कि कोरिलेशन क्या है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे इसकी एग्जांपल से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई एक स्लीप मैमल्स का डाटा था कि स्लीप हैबिट्स का हमने पहले भी एक दफ़ा एक्सप्लोर किया था कि मैमल्स के स्लीपिंग हैबिट्स को उसने ग्राफ में प्लॉट किया हुआ था। ठीक है, उसमें मल्टीपल हमारे पास वेरिएबल्स थे। अब यहाँ पे एक जो है ना स्लीप हैबिट में वेरिएबल है टोटल स्लीप पर डे का, और एक है रेम स्लीप पर डे। ठीक है, यानी कि जो गहरी नींद है उसके वो कितनी है और टोटल स्लीप कितनी है। ठीक, तो उसने घंटों के हिसाब से वैल्यूज दी हुई थी दो कॉलम्स में। तो हम हमेशा, एक तो ये चीज़ है कि हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं और वाई एक्सिस पे हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं। और एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है इसको हम एक और नाम भी देते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। और जो वाई एक्सिस पे है उसके हम रिस्पॉन्स का वर्ड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने एक्स एक्सिस पे हमेशा इन दोनों में से वो वाला वेरिएबल प्लॉट करना है जिस पे दूसरा वाला डिपेंड होगा। यानी अगर हम आरईएम स्लीप पर डे देखें तो उसकी वैल्यू यानी डिपेंडेंट होगी स्लीप पर डे के टोटल आवर्स में से। ठीक है, हम इसको यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमेशा उसी को ही हमने एक्स एक्सिस पे लेना है। ओके, सब इस केस में जब मैं ये रिलेशनशिप ड्रॉ किया है, ठीक है, और रिलेशनशिप को हमेशा मैं स्केटर प्लॉट से देख सकती हूँ। ठीक है, जो भी मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है दो वेरिएबल्स का, तो मैं उसे इस तरह से स्केटर प्लॉट ड्रॉ कर लूँगी। सही, और ये जो रिलेशनशिप है बेसिकली, ठीक है, ये हम मुझे बताएगा कि कोरिलेशन क्या है। ठीक, अब इस केस में क्या नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास प्लॉट एक बन गया है, कुछ डॉट्स आ गए हैं। ठीक है, हमें क्या इससे समझ आ रही है? अगर मैं इसको इंटरप्रेट करना चाहूँ इस ग्राफ को, तो थोड़ा सा लाइक बताएं कि क्या चल रहा है इस ग्राफ के अंदर। इंक्रीज हो रहा जी। है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब यस, यस, कि बिल्कुल। जैसे जैसे जी, आवर्स बढ़ रहे हैं इसी तरह ये स्लीप आरईएम भी बढ़ रहा यस, दैट्स गुड। ओके, सो बेसिकली ये दो हमारे पास न्यूमेरिकल वेरिएबल्स थे। ठीक है, और हमने न्यूमेरिकल वेरिएबल्स का हमें पता है कि हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करके न्यूमेरिकल वेरिएबल्स का ट्रेंड बता सकते हैं। अब इस केस में एक चीज़ ये भी पता चल रही है कि दोनों न्यूमेरिकल वेरिएबल्स ऑलमोस्ट
जो है ना ये करीब करीब ही आ रहे हैं। ठीक। और वाकई में जैसे सर ने बताया कि ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, यानी कि अलोंग द एक्सिस जैसे वैल्यू है तो वैसे ही वाई की भी वैल्यू अगर हम देखें तो ओवरऑल ट्रेंड में इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग है और यानी कि थोड़ा सा पता चल रहा है कि आपस में वैल्यूज जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी इन दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है कि एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है। ठीक है, सही। तो इसी चीज़ से लाइक हमें ये आइडिया हो रहा है कि इन दोनों में कोई ना कोई कोरिलेशन मौजूद है। ठीक। और हमें इस कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जब हम कोरिलेशन के फाइंड आउट करने की बात करते हैं कि हम जो नंबर से हम किसी दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोरिलेशन बताना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कोरिलेशन जब भी हम निकाल रहे हैं ना, जो भी हम कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे ये सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप्स के लिए है। ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन, राइट, कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है। ठीक। और वो सीधा एक ही वो ट्रेंड जा रहा है, लीनियर है। ठीक है, अक्रॉस अ लाइन। तो हम इस तरह की रिलेशनशिप, यानी कि अगर फर्ज करें कोई ऐसा रिलेशनशिप हो, ठीक है, जिसमें एक्सपोनेंशियल यूं इस तरह से जा रही हो कर्व। ठीक। या फिर कोई और यानी कर्व्स बन रही हैं, यानी नॉन लीनियर रिलेशनशिप में चला जाएगा कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसमें कर्व है। ठीक है, तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा तो उस पर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट अप्लाई नहीं कर सकते। वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि लीनियर रिलेशनशिप के लिए हम क्वांटिफाई कर देते हैं उस, यानी उस लीनियर रिलेशनशिप के आपस में कितना कोरिलेशन है उसको क्वांटिफाई करने के लिए दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के दरमियान में हम कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज करते हैं। और कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जैसे हमने तभी डिस्कस किया था, हम हीट मैप वगैरह बना रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि इसकी एक रेंज है पर्टिकुलर। सो बेसिकली इसकी रेंज -1 से 1 तक है। ठीक। अब जो -1 यानी और 1, इससे पता चल रहा है कि हम इसको दो साइन से शो करवा सकते हैं, प्लस और माइनस। जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, यानी जितनी पॉजिटिव वैल्यू की तरफ साइड पे होगी ज्यादा, इसका मतलब है कि उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, राइट। मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा है यानी 0.5 को रिलेशन जो है, अगर किसी दो वेरिएबल्स के दरमियान में 0.5 कोरिलेशन है और जो बाकी के दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान में 1 कोरिलेशन है, तो इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किन दो वेरिएबल्स का होगा, जिनका कोरिलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली बताता है कि आपस में इनकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है। और जो साइन है वो डायरेक्शन बताता है, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है या फिर दूसरी कम हो रही है। यानी कि जैसे यहाँ पे इस केस में देखा जाए, ऊपर जो हम लोगों ने प्लॉट किया था, तो इस केस में क्या हो रहा था कि अगर एक्स एक्सिस की वैल्यू लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है तो वाई एक्सिस पे भी बढ़ रही है, टॉप बॉटम से टॉप की तरफ जा रही है, राइट। तो इसलिए ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक। क्योंकि एक के इंक्रीज होने से, एक्स के इंक्रीज होने से वाई में भी इंक्रीज ही आ रहा है। ठीक। सो ये बेसिकली कोरिलेशन कोफिशिएंट एक ऐसा नंबर है जो कि दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के दरमियान में हमें रिलेशनशिप बताता है, सही। और इसकी रेंज और इसकी साइन का हमें पता चल गया। ओके। सो अब मुझे स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि अगेन जैसे मैंने भी बताया था कि अगर 0.99 कोरिलेशन किसी का आता है ना, ठीक है, विच इज़ रियली रेयर, लेकिन अगर 0.99 कोरिलेशन आ रहा है इसका मतलब ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में। और ये हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है यहाँ पे, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, यानी हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट्स है ना वो उस लाइन के अलोंग ही है। ठीक है, कितने एक ही लाइन में वो क्लस्टर हुए हुए हैं। सो इस केस में यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, तो इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि मैं इजीली, अगर मुझे एक्स की वैल्यू पता है तो मैं वाई की निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये आपस में एक ही लाइन में लाई कर रही हैं। ठीक है, तो जितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा तो अगर मुझे एक की वैल्यू पता है तो मैं दूसरे की बड़ी एक्यूरेट निकाल लूंगी, सही, क्योंकि वो इसी लाइन में फॉल कर रही है, एक ही ट्रेंड सिमिलर है उनका। ठीक। ओके। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, एक और रिलेशनशिप, एक और कोरिलेशन है 0.75। ठीक है, ये भी एक अच्छा कोरिलेशन है। और इस केस में वैल्यूज अब स्केटर हो गई हैं बिकॉज
0.99 ज़्यादा स्ट्रोंगर कोरिलेशन था, तो वैल्यूज बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ज़्यादा क्लोज नहीं थी। ठीक, अब इस केस में 0.75 भी एक अच्छा कोरिलेशन काउंट होता है कि ये दो वेरिएबल्स के दरमियान में एक्स और वाई में यानी जो हमारा एक्सप्लेनेटरी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या हमारा जो डिपेंडेंट या रिस्पॉन्स वेरिएबल है, इन दोनों के दरमियान में कोरिलेशन अच्छा है, स्ट्रोंग है। 0.75 भी एक अच्छी कोरिलेशन की वैल्यू है, लेकिन क्योंकि 0.99 से कम है कोरिलेशन मैग्नीट्यूड उसका, तो अब आप ये देखें कि एक लाइन जो है बीच में फिट करनी पड़ेगी उसे। ठीक है, और इनकी जो वैल्यूज है आप ये देखें थोड़ी सी स्केटर्ड हुई हुई हैं, डिस्टेंस में है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो इतना क्लोजली क्योंकि पहले वाले की निस्बत से थोड़ा सा लाइक रिलेशन कम हुआ। इसी तरह से अगर मैं इससे भी नेक्स्ट में बात करूं तो एक और 0.56, ये कोरिलेशन एक इस तरह की कोरिलेशन वैल्यू को हम कहेंगे कि ये दरमियानी रिलेशन है, यानी कि बहुत कम वीक भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। तो अब इसमें पहले से भी ज़्यादा वैल्यूज स्कैटर हो गई हैं। मजीद अब इस केस में अगर मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो मुझे रिलेटिवली लेस एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, बिकॉज वो एक लाइन में सारी फॉल नहीं कर रही। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स को देख के वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई को देख के मतलब फर्ज करें किसी एक डाटा पॉइंट पे मुझे वाई की वैल्यू पता है लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो मुझे एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी हो तो वो रिलेटिवली लेस एक्यूरेट होगी एज कम्पेयर टू 0.99। ठीक है, निकल यहाँ पे भी जाएगी क्योंकि कोई ना कोई रिलेशनशिप तो है मॉडरेटली 0.56। सही, अब 0.56 को उसने कंपेयर करवाया 0.21 से। अब 0.21 यानी हम जितना जीरो के करीब अब हो रहे हैं तो वैल्यू में बिल्कुल वीक रिलेशन है। ठीक है, ये अब यहाँ पे देखें तो बिल्कुल ही कोई ट्रेंड नहीं बन रहा, बिल्कुल कुछ बिल्कुल हमारे पास एक्सट्रीम पे यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं, कोई बिल्कुल टॉप पे आ गई हैं। अब उसे यहाँ पे कुछ अगर लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी ना ट्रेंड दिखाने के लिए, तो उसे काफ़ी सारी वैल्यूज को स्किप करना पड़ेगा। कोशिश तो वो ये करेगा कि वो वाली लाइन देखे, एक कोई लाइन ही बनानी होती है ना हम लोगों ने इसको ट्रेंड को फिट करने के लिए, तो कोशिश तो वो ये करेगा कि वो वाली लाइन हो जिसमें मैक्सिमम पॉइंट्स कवर्ड हो जाए, यानी उस लाइन के अंदर मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हो। तो इस तरह से मल्टीपल मतलब चेक करेगा और इनमें से जो सी जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं वो रख लेगा, और बाकी के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सट्रीम जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आउटलायर्स के तौर पे एक्ट करेंगे। तो इस तरह के केस में अगर हम एक वेरिएबल से दूसरे की फाइंड आउट करना चाहेंगे ना वैल्यूज, तो हमारे पास एक्यूरेट डाटा नहीं आएगा। ठीक, सो बेसिकली ये कोरिलेशन का हम लोगों ने देख लिया कि कोरिलेशन कोफिशिएंट किस तरह से हमें बता रहा है कि रिलेशनशिप क्या है दो वेरिएबल्स के दरमियान में। यहाँ तक इजी था। अब जितनी वैल्यू जीरो के करीब हो रही है, ठीक है, अगर ये टू से भी कम होती, जीरो हो जाती, जीरो कोरिलेशन की वैल्यू का क्या मतलब होता? अगर कोरिलेशन की वैल्यू जीरो हो गई है तो उस केस में क्या मतलब होता? तो मैम तो इनका हमारा रिलेशनशिप होगा। जी आई थिंक फिर रिलेशनशिप इनके दरमियान होगा नहीं, बिल्कुल ही वैल्यूज हाँ एक जी, दूसरे से डाइवर्ट। जी जी बिल्कुल, जब जीरो है तो इसका मतलब है कि कोई रिलेशनशिप है ही नहीं है। यानी कि अगर मैं कोरिलेशन जीरो है तो एक्स से मैं कोई वैल्यू नहीं निकाल सकती वाई की, एक्स एक्स डू नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट वाई। ठीक है, और इस जीरो रिलेशनशिप यानी जीरो कोरिलेशन होगा तो उसका प्लॉट अगर मैं ड्रा करूंगी ना तो कोई वैल्यू किधर जा रही है कोई किधर जा रही है, लाइक उसमें एक मुझे लाइन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तो चलो फिर भी मैं कोई बेस्ट फिट लाइन देख लूंगी कि मैक्सिमम डाटा प्लॉट्स आ जाए, तो जीरो कोरिलेशन में बिल्कुल ही वो नहीं होगा पॉसिबल। ओके, यानी जैसे यहाँ पे कोई रिलेशनशिप जीरो के जितने करीब हो गए लाइक कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हमें एक्स से अगर एक्स की वैल्यू पता है एक वेरिएबल की तो दूसरे की हम फाइंड आउट फिर भी नहीं कर सकते। ओके, अब एक दूसरी चीज़, ये तो मैग्नीट्यूड तक हमने देख लिया कि मैग्नीट्यूड हमें क्या बता रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है। अब साइन को एक हमें दूसरी चीज़ पता थी कि साइन यानी हमें बता रहे कि रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है। ठीक, अब डायरेक्शन का क्या मतलब है कि जैसे 0.75 है, ठीक है, तो पता चल रहा है कि आपस में कितनी क्लोजली रिलेटेड हैं वैल्यूज़। ठीक है, एक्स और वाई की, यानी अच्छी कोरिलेशन है 0.75। लेकिन यहाँ पे अब देखें तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो लाइन जो है ऊपर जा रही है, यानी वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। सही,
जबकि इस केस में जैसे जैसे मैं एक्स के लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ तो जो वैल्यूज हैं वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए क्या हो रहा है कि वैल्यूज टॉप टू बॉटम जा रही हैं बेसिकली, यानी कि ओपोजिट जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ट्रेंड है। सो क्योंकि यहाँ पे कोरिलेशन माइनस में था, ठीक, तो वो उतनी मैग्नीट्यूड से रिवर्स हो गया। यहाँ पे एक्स के बढ़ने से वाई डिक्रीज हो रहा है, जबकि जब पॉजिटिव में था वैल्यू यानी डायरेक्शन पॉजिटिव था। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये है कि डायरेक्ट रिलेशन है, और इसमें इनवर्स रिलेशन है। सो ये चीज़ तो क्लियर है। माइनस का साइन क्या शो कर रहा है? ओके, Yes, ma'am. दैट्स गुड। चलें अब आगे बस जब पाइथन में इसको ड्रॉ करना है लाइक, तो हमें पता है कि हम विजुलाइज करने के लिए स्केटर प्लॉट के लिए सीबॉन्ड की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, और मैं उसके लिए एलियस का यूज़ करती हूँ एसएनएस। ठीक है, तो मैंने सीबॉन्ड जहाँ पर भी यूज़ करना है फिर मैंने उसका एब्रीविएशन ये दे दिया है कि एसएनएस से डिनोट कर देंगे। ओके, सो एसएनएस को मैं कॉल करूँगी स्केटर प्लॉट। ड्रॉ करने के लिए स्केटर प्लॉट के डायरेक्ट एज इट इज फंक्शन यूज होता है एसएनएस में। ठीक है, और उसमें मैंने एक्स और वाई वैल्यूज अपनी दे दी। एक्स और वाई इस केस में क्योंकि डाटा कौन सा है, एम स्लीप का, यानी मैमल्स के स्लीप के डाटा सेट की इसी में स्लाइड्स में बात हो रही है। तो मैमल्स के स्लीप के डाटा सेट में हम जो स्लीप रैम का कॉलम था और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टोटल स्लीप आवर्स थे, उन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, तो ये मेरे पास अब ये कुछ वैल्यूज उसने हमें ड्रॉ करके बता दी हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक लीनियर रिलेशनशिप है। सो क्योंकि ये हमें लीनियर रिलेशनशिप मिला है, सो दैट मीन्स कि हम इसमें कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो उसने अब इसमें एक और चीज़ कि उसने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी देखी है, यानी अगर आपको नहीं पता चल रहा कि अगर फर्स्ट करें कोरिलेशन कम हो तो आपको नहीं पता चल रहा कि वो लीनियर है या नहीं है। ठीक है, तो एक ये चीज़ अच्छा आइडिया कि हम उसमें ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करके चेक करें। ठीक है, तो उसने एल एम प्लॉट के फंक्शन से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐड की है, जो लाइन हमें दरमियान में नजर आ रही है। और ये लाइन कोशिश ये होती है कि जितने मैक्सिमम डाटा पॉइंट्स हों इसमें लाई कर सकें, ये उस तरह से बेस्ट फिट बनाते हैं ऑटोमेटिकली, लाइक वो मैथमेटिकल फंक्शन बैक एंड पे ऑपरेट हो रहे हैं। और हम इस पे कॉन्फिडेंस इंटरवल को नन रखेंगे। ठीक है, जब भी हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे ताकि वो जो बार्स है ना वो कॉन्फिडेंस मार्जिन जो बता रहा होता है वो ना बताए। ठीक, तो यह जो एलएम प्लॉट्स है इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इट विल आल्सो शो अस अ लीनियर रिलेशनशिप, और हमें ये इससे इजी हो जाएगा विजुलाइज करना कि ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक, ओके, अब यानी लीनियर रिलेशनशिप है तो मैं इसका कोरिलेशन निकाल सकती हूँ। तो पाइथन में कोरिलेशन निकालने के लिए मैं डॉट कोड का फंक्शन यूज करूंगी। किसी भी एक वेरिएबल को पहले ले लूंगी और किसी भी एक वेरिएबल को ब्रैकेट में डाल दूंगी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मुझे कॉलम एक्सेस करना है तो पहले मैं डाटा सेट का नेम बताऊंगी कि इस डाटा सेट का ये कॉलम। ठीक, और इंडेक्स ब्रैकेट में उस कॉलम का नेम, फिर उसी डाटा सेट का दूसरा कॉलम। ओके, सो इससे मैटर नहीं करता कि मैं ब्रैकेट में कौन सा कॉलम लिख रही हूँ और ब्रैकेट से पहले कौन सा कॉलम लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बेशक मैं एक्स को पहले लिख दूँ वाई को बाद में लिख दूँ वाई, बात तो एक ही है कि मैं एक्स और वाई के दरमियान कोरिलेशन फाइंड आउट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब उसने वही चीज़ की है कि पहले उसने ये स्लीप रैम के कॉलम को अंदर रखा था, बाद में उसने बाहर रख दिया, और जो बाहर रखा हुआ था पहले स्लीप टोटल का उसे अब अंदर रख दिया। वैल्यू दोनों की सेम आएगी बिकॉज इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं एक्स और वाई की वैल्यू कोरिलेशन निकाल रही हूँ या वाई और एक्स के कोरिलेशन निकाल रही हूँ। बात तो ये है कि मैं एक्स और वाई के दरमियान में कोरिलेशन निकाल रही हूँ और वो रिलेशनशिप सेम ही रहना है। ठीक है, तो 0.75 हमारे पास कोरिलेशन आ गई है वैल्यू विच इज अ गुड कोरिलेशन। ठीक है, और जो हमें यहाँ पे प्लॉट से शो भी हो रहा था कि जो वैल्यूज हैं वो रिलेटिवली आपस में एक दूसरे के क्लोज हैं। ठीक है, तो ये एक मॉडरेटली गुड एक कोरिलेशन वैल्यू ऑफ 0.75। ओके, सो बेसिकली कोरिलेशन को निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, जो कि आर से शो होता है। सही, और इसको निकालने का ये मैथमेटिकल फार्मूला है कि जिसमें हम वो ये एक्स बार और वाई बार बेसिकली क्या शो कर रहा है, मीन ऑफ द सैंपल, राइट।
यानी कि ये मीन शो कर रहा है एक्स वैल्यूज का, ये मीन शो कर रहा है वाई वैल्यूज का, और हम इंडिविजुअल जितनी वैल्यूज हैं बारी बारी उन सबको माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिस्पेक्टिवली, उनके प्रोडक्ट से, स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रोडक्ट से, और समेशन लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें पियर्सन की यानी आर की यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू मिलेगी। कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के और भी बहुत सारे वेज हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो पियर्सन है। सही। अब ये जो फार्मूला है इसको याद रखने की डेफिनेटली जरूरत नहीं है, याद इट्स इजी वन, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा नहीं है, बस हमें देखना था कि ये लाइक ये इसके बैक एंड पे लाइक मैथमेटिकल जो है वो कैलकुलेशन क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ठीक। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है ना फार्मूला यूज होते हैं, इसी की वेरिएशन लाइक थोड़ा बहुत वेरिएशन ला के इसी फार्मूला में इंटायरली एक डिफरेंट वे बन जाता है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का। जैसे टॉस का मेथड है या रो स्पीयरमैन रो की भी हम वो डिफरेंट कैलकुलेशन फार्मूला है जो किसी की मॉडिफिकेशन है और उससे भी कोरिलेशन फाइंड आउट हो जाता है। ओके, सो दैट वाज द बेसिकली ऑल अबाउट द कोरिलेशन, लाइक बेसिक्स इसकी कोरिलेशन की यहाँ तक समझ आई है। जी मैम। हम्म, चले। अब यहाँ पे किसी का भी क्वेश्चन है जो न्यू कमर्स हैं, बिकॉज ये एक इंटायरली न्यू टॉपिक था, डिस्ट्रीब्यूशंस वाला कम्प्लीटली साइड पे हो गया, और हमने कोरिलेशन को आज देखा है कि कोरिलेशन क्या होता है। सो बेसिकली कोरिलेशन क्या है, कौन बताएगा कि कोरिलेशन क्या है? न्यू कमर बताएंगे मैम। जी जी बिल्कुल, कोई भी पार्टिसिपेंट बता दे कि कोरिलेशन क्या होता है। मैम इन सिंपल वर्ड्स कोरिलेशन जो है वो दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप होता है, वेयर इज जहाँ पे अगर एक वेरिएबल चेंज होता है तो अगर वो कोरिलेट कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे दूसरा वेरिएबल भी चेंज होता है। दैट्स गुड। यस। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम जो लीनियर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनका कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट के फॉर्म में, और हमने देखा कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हम फाइंड आउट करवाते हैं ठीक उसमें जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक हो जाती है। ठीक है, -1 से 1 तक की रेंज हो सकती है, और जितनी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा दैट मीन्स का कोरिलेशन उतना ज़्यादा, और उतना ही हम एक वेरिएबल की बेस पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस जो थे वो हमें बता रहे थे कि डायरेक्शन क्या है, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है यानी पॉजिटिव है, या एक के बढ़ने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव है। सही, और हमने ये देखा कि कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के मल्टीपल वेज हैं जिसमें से ज़्यादा पियर्सन यूज होता है। सही। इसके अलावा अगर इसी फार्मूले की वेरिएशन से टाउ या रो भी बन रहे हैं, ठीक है, वो वैल्यूज भी ये निकल रही हैं, लेकिन दिस लेस कॉमनली यूज वैल्यूज हैं। डिपेंड करता है कि हम हमारे डेटा सेट की मतलब एप्लीकेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हमें बाज़ का कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिन पे डिफरेंट वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं, लेकिन यूजली पियर्सन ही यूज होती है। सही। ओके, अब नेक्स्ट जो है कोरिलेशन कैवियर्स। बेसिकली ये हमें बता रहा है कि कोरिलेशन ये नहीं है कि हम हर जगह जिधर मर्जी कोरिलेशन फाइंड आउट कर लें। ठीक है, कि दो वेरिएबल्स नजर आए चलें इसके रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, कोरिलेशन लगाते हैं। ठीक है, सो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, कुछ उसके रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब जैसे यहाँ पे जो रिलेशनशिप फाइंड आउट किया, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, अब ये जो रिलेशनशिप है इसका कोरिलेशन अगर मैं निकालूं तो ये बन रहा है 0.18। सही, यानी कि कोई वैल्यू स्पेसिफिक शो हो रही है कि 0.18 कोरिलेशन है। सही। अब इससे अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि काफ़ी अच्छा कोरिलेशन है। ठीक है, कि मतलब एक सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है, बिल्कुल जीरो में नहीं है, तो कोई ना कोई कोरिलेशन की वैल्यू उसने शो की है। सही। अब हमें तो ये वैल्यू लग रही है कर्व में, ठीक है, हमें तो पता ही कर्व है, लेकिन असल में जब हमने कोरिलेशन लगाया ना, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर मैंने इसके ऊपर लगा दिया ना फाइंड आउट करने के, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट ने तो इस तरह से निकाली है वैल्यू, बट we see is a curve, right? But correlation coefficient is वो बेसिकली क्योंकि
हमने शुरू में डिस्कस किया था कि वो लीनियर रिलेशनशिप्स के लिए, तो उसने तो कोई ना कोई लीनियर फाइंड आउट करनी है लाइन जो बेस्ट फिट हो। उसने लीनियर लाइन ड्रॉ करके बेसिकली इस लाइन का कोरिलेशन फाइंड आउट करके हमें बता दी कि 0.1 समथिंग है। सही, और हमने कह दी कि कोई ना कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप तो है, इसका मतलब है। तो इस तरह से तो मिसलीडिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इसकी एग्जैक्ट शेप है वो इस लीनियर नहीं है, बेसिकली एक लीनियर रिलेशनशिप है ही नहीं है, ये एक एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है। तो इस केस में हमें ये चीज़, इस चीज़ पे माइंडफुल होना चाहिए कि हमने कोई हर दो वेरिएबल दे के उनका कोरिलेशन फाइंड आउट नहीं करने बैठ जाना। इस केस में कोरिलेशन फाइंड आउट हो ही नहीं सकता, बिकॉज जो कोरिलेशन है वो सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप्स के लिए होता है। तो अगर मैं ऐसे लगा दूंगी इस पे बगैर देखे कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी मैं स्कैटर प्लॉट से पहले उसको प्लॉट नहीं किया और ना ही मुझे पता है कि ये लीनियर है या नहीं है, और मैं डायरेक्टली उस पर कोरिलेशन लगा रही हूँ कि दो वेरिएबल्स देखे, चलो इसका रिलेशन फाइंड आउट कर देती हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल देती हूँ, तो ऐसे वर्क नहीं करता। मैंने उसमें अगर यहाँ पे डायरेक्टली कोरिलेशन निकाला तो पता चला ये तो 0.08 है, विच लुक्स सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर मैं डाटा को विजुलाइज करूँ तो ये तो लीनियर है ही नहीं है, तो इस पर तो कोरिलेशन लगता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें माइंडफुल होना चाहिए कि जब भी मैं कोरिलेशन लगाऊं तो पहले मैं उसमें देखूं कि क्या वो एप्लीकेबल भी है या नहीं, वरना वो मिसलीडिंग हो जाएगा कि मैं विजुलाइज ना कर पाती। तो मैं ये सोचती कि एक्स और वाई जो मैंने प्लॉट किए ना उनमें तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, और उस बेस पे मैं आगे कोई ना कोई प्रोडिक्शन या इंटरप्रिटेशन कर देती तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होनी थी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट ने तो उसको लीनियर समझ के वैल्यू दी है, जबकि असल में वो लीनियर थी नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से जब डाटा साइंस में ये मेजर जाननी चाहिए होता है कि आपको पता हो कि यूज केस है क्या, और आप यूज केस बेस पे एप्लीकेशन अप्लाई करो, वरना आपको वो कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी, अगर आपने इंटरप्रिटेशन सही नहीं की या आपने अप्लाई गलत किया है तो आपको रिजल्ट भी गलत मिला है, और उसकी वजह से आप जब उसकी एप्लीकेशन लगाएंगे ना आगे उसका डाटा इंटरप्रेट करके, तो इंटायरली लाइक उससे लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। जब आप बिजनेस पे कहीं काम करें उसको डाटा एनालिसिस पे आप मशवरे दें ऐसे, मतलब निकाल के वैल्यूज को, ठीक है, तो उससे लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी अबाउट इट कि यूज केसेस क्या हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पे उसने एक मेमोरी सेव का डाटा लिया, ठीक है, ओवरऑल इसमें देखें तो हमारे पास ये सारे कॉलम्स हैं और वो हमें इसमें अप्लाई करके दिखाएगा, बट वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आई थिंक अभी तक फिलहाल के लिए इसको यहीं पे रखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक या कुछ रिपीट करवाना है तो देन यू कैन आस्क। जी। नो मैम, इजी था, अंडरस्टैंड हो गया। यस। ओके, दैट्स गुड। हाँ जी, काफ़ी हमने पहले भी देखा था लेकिन हमने इसको डिटेल में अब पढ़ा है, कोरिलेशन को हमने पहले सिर्फ अप्लाई किया होता था, ठीक है। तो डिटेल में हमने भी इसको थोड़ा सा एक एक चीज़ की बेसिक्स पे अब देखी है, तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा, राइट। अब जैसे मेरे पास, सेकेंड, अब यहाँ पे एक डाटा सेट है और वो मुझे आगे एक्सरसाइज में कहेगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस का डाटा सेट है, ठीक है, ठीक। तो इसमें मुझे अब कोरिलेशन कोई फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, ठीक है, दो कॉलम्स का अगर मुझे कोई क्वेश्चन दे, सबसे पहले मैं ड्रॉ करके देखूंगी कि क्या उसके अंदर लीनियर रिलेशन है भी है या नहीं। इंस्टेड ऑफ जंपिंग राइट टूवर्ड्स द कोरिलेशन, मैं पहले देखूंगी कि वो लीनियर है और कोरिलेशन एप्लीकेबल भी है कैलकुलेट करना या नहीं, फिर ही मैं, लीनियर है तो फिर ही मैं अप्लाई करूंगी कोरिलेशन, सही। तो सो अभी तक के लिए जस्ट इतना ही है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग को फिर एंड करते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड।